हेलो दोस्तों। आज का जो चैप्टर है वो है विद्युत। इसको इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो हम लोग इसके बहुविकल्पी शुरू कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, ऑप्शन है ए ऋणावेशित हो जाती है, बी धनावेशित हो जाती है, सी उदासीन रहती है, डी पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। ऑप्शन बी धनावेश हो जाती है। ऑप्शन बी धनावेशित हो जाती है बिल्कुल सही आंसर है। जो है कि जो पहले जब कांच को छड़ से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन है, जब किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, ऑप्शन है ए आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बी बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सी कुछ आंतरिक पृष्ठ पर कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या डी सभी सत्य हैं। ऑप्शन बी भारी प्रेशर रहता है। ऑप्शन बी बाहरी पृष्ठ पर रहता है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, क्या है? ऑप्शन है ए एम्पियर का नियम, बी कूलाम का नियम, सी फैराडे का नियम, डी ओम का नियम। ऑप्शन बी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके मध्य विद्युत वेग का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए आधा, बी दूना, सी चौगुना, डी एक चौथाई। ऑप्शन सी चौगुना। ऑप्शन सी चौगुना बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समान आवेशों में होता है ए घर्षण, बी असंजन, सी विकर्षण, डी ससंजन। ऑप्शन सी विकर्षण। विकर्षण बिल्कुल सही आंसर है। समान आवेशों में विकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा, चुंबक के दो को हम जब मिलाते हैं, जब समान, जब उसमें आवेश होते हैं तो एक दूसरे को बाहर की ओर फेंकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ ए ऋणावेशित हो जाती है, बी धनावेशित हो जाती है, सी उदासीन हो जाती है, डी पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित। ऑप्शन ए ऋणावेश हो जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ए इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी फोटॉन, डी न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही आंसर है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए, ऑप्शन ए कार की खिड़कियों को बंद करेंगे, ऑप्शन बी कार की खिड़कियों को खोल देंगे, सी कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, डी कार से ऊपर बैठ जाएंगे। ऑप्शन ए कार की खिड़की बंद कर देंगे। बिल्कुल सही है। अगर आप कार पे जा रहे हैं, आसमान से बिल्ली बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है ए ओम का, बी किरचॉफ का, सी कूलाम का, डी फैराडे का। ऑप्शन सी कूलाम का। ऑप्शन सी कूलम का बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के, ऑप्शन है ए प्रतिरोध को, बी विभवांतर को, सी धारा को, डी विद्युत धारा की प्रबलता को। ऑप्शन बी विभवांतर को। विभवांतर को बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं क्योंकि ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी उनके परमाणु हल्के होते हैं, सी उनका गलनांक ऊंचा होता है, डी उपयुक्त सभी। ए उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं क्योंकि उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी चांदी। ऑप्शन डी चांदी। चांदी बिल्कुल सही आंसर है। जो जो सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी होती है। और अतिचालक का लक्षण क्या है? ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता, डी अनंत पारगम्यता। ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता बिल्कुल सही आंसर है। जो अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी सेलेनियम, डी आर्सेनिक। ऑप्शन डी
आर्सेनिक। आर्सेनिक बिल्कुल सही ऑप्शन है। अर्धचालक जो नहीं है, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15वां, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? ए सुचालक पदार्थ, बी कुचालक पदार्थ, सी अचालक पदार्थ, डी अर्धचालक पदार्थ। ऑप्शन डी, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। ऑप्शन बी, वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत चालकता बढ़ती है। सी, वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों बढ़ता है। डी, वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटता है। ऑप्शन ए, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। अगला क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि तार होते हैं उसके नीचे तांबे का तार पड़ा होता है, जितने भी वायर आते हैं तो उसमें जो तांबे का तार क्यों पड़ा होता है? ठीक है, क्योंकि ए, इसका गलनांक अधिक होता है। बी, ये सस्ता होता है। सी, ये बहुत टिकाऊ होता है। डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ऑप्शन डी, इनकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। इनकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसीलिए तांबा मुख्य रूप से चालन के लिए, विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए केल्विन, बी मोल, सी कैंडला, डी एम्पियर। ऑप्शन डी, एम्पियर। एम्पियर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला जो है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। ऑप्शन ए समान आवेश पर, बी समान धारिता पर, सी समान प्रतिरोधकता पर, डी समान विभव पर। ऑप्शन डी, समान विभव पर। समान विभव पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? ए फिल्टर, बी रेक्टिफायर, सी मोटर, डी ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन 21, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संक्रमित किया जाता है, इसका कारण है? ए, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ऑप्शन बी है, इसमें विद्युत का क्षय नहीं होता है। सी है, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। डी, इसमें विद्युत का उच्चावचन दूर हो जाता है। ऑप्शन ए, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। बिल्कुल सही है। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित इसलिए किया जाता है, वो एक देखा होगा आपने, तार एक जमीन पर लगा दिया जाता है। वो क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा जो है भूमि में चली जाएगी, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, देखते हैं ना, दो चीजें होती हैं, एक फेस होता है, एक अर्थ होता है, तो क्यों होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है खर्च को कम करने के लिए, बी क्योंकि उपकरण 3 फेस में काम करते हैं, सी सुरक्षा के लिए, डी फ्यूज के रूप में। ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही बात है। जो बताया है, सुरक्षा के लिए भी एक तार हम लोग उपकरण उसमें लगाते हैं, जमीन पे विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ए शून्य, बी निम्न, सी असीमित, डी उच्च। ऑप्शन सी, असीमित। असीमित बिल्कुल सही आंसर है। जो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है, जो रेजिस्टेंस होता है उसका सीमित होता है। अगला क्वेश्चन 24, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है? ए अनंत, बी शून्य, सी शून्य व अनंत के बीच, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, शून्य। बिल्कुल सही आंसर है। किसी परिपथ में एक बिंदु से मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? ऑप्शन ए है 0.5 एम्पियर, बी है 0.25 एम्पियर, सी है 4 एम्पियर, डी है 1.25 एम्पियर। ऑप्शन बी, 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर इसका वो होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है? ए एम्पियर, बी कूलाम, सी हेनरी, डी ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है बताइए?
क्वेश्चन नंबर 26। ओम। ओम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। ए श्रेणी क्रम में, बी मिश्रित क्रम में, सी समांतर क्रम में, डी किसी भी क्रम में। ऑप्शन सी समांतर क्रम में। ऑप्शन सी समांतर क्रम में बिल्कुल सही है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि जो है समांतर क्रम में लगे होते हैं। आप जब भी उनका तार देखेंगे तो देखेंगे कि वो सब समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम आप लोग जानते ही होंगे, 1 by 1। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका है? ए कूलाम का नियम है, बी फैराडे का नियम है, सी जूल का नियम है, डी ओम का नियम है। ऑप्शन डी ओम का नियम। बिल्कुल सही। वो है आंसर है ओम का नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन है 29। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध ए आधा रह जाएगा, बी दुगना हो जाएगा, सी एक चौथाई रह जाएगा, डी 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी 16 गुना हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ए ओम, बी ओम मीटर, सी ओम प्रति मीटर, डी ओम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 31, इसका आंसर आप लोग बताएंगे 31 का क्या आंसर होगा? 31। 31 का आंसर क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर। 30 छोड़ दिया। 31। 31 का पहले 31 का बता देते हैं, 31 का क्या होगा उसके ओम बाद। मीटर। ओम मीटर, ठीक है। 30 छूट गया है, 30 को पढ़ते हैं दोबारा से। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ए प्रतिरोध, बी केवल धारा, सी केवल वोल्टता, डी धारा और वोल्टता दोनों। ऑप्शन डी धारा और वोल्टा दोनों। ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 32। 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 है। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 एल मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा, ए पहले का 2 गुना, बी पहले का 4 गुना, सी पहले का एक चौथाई, डी अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन है पहले का 2 गुना। पहले का 2 गुना बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 33। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ए जिंक, बी गंधक का अम्ल, सी अमोनियम क्लोराइड, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34। इसमें सूची है, सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची पहली है, सारे सूची पहली पढ़ लेते हैं। ए रेड इलेक्ट्रोड, बी धन इलेक्ट्रोड, सी इलेक्ट्रोलाइट, डी विध्रुवक। अब सूची 2 है। एक कार्बन की छड़, बी जिंक का बर्तन, 3 अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट, 4 मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब इसका कोड क्या होगा? ठीक है, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ऊपर ए बी सी डी ये सूची बन के क्रम से रहेंगे। दूसरे में जो मिलाया जाएगा, ये 4 3 1 2 मिलाया जाएगा, या ऑप्शन बी 1 2 4 3 मिलाया जाएगा, ऑप्शन सी 2 1 3 4 मिलाया जाएगा, या ऑप्शन डी 1 2 3 4 मिलाया जाएगा। ऑप्शन सी दूसरे का ए, पहले का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला जो है ए का दूसरा है। ए का दूसरा मतलब है रेड इलेक्ट्रोड का जिंक का बर्तन है, बी धन इलेक्ट्रोड का कार्बन की छड़ है, सी का तीसरा है, सी इलेक्ट्रोलाइट का अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है, और डी का चौथा है विध्रुवक का मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, ये शुष्क सेल के संबंध में ये सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी आसुत जल। ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? ऑप्शन है प्राथमिक सेल है, बी द्वितीयक सेल है, सी तृतीयक सेल है, डी चतुर्थक सेल है। ऑप्शन ए प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ठीक है, ए गैल्वेनाइजेशन, बी इलेक्ट्रोफ्लेटिंग, सी आयनन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बिल्कुल सही है। लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन 38 है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुपाती होती है। यह नियम है। ए
फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, बी फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम, सी फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी तृतीय नियम, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक को भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? ए कूलाम का है, बी ओम का है, सी फैराडे का है, डी किरचॉफ का है। ऑप्शन बी ओम का नियम। ये ओम का नियम है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है फैराडे का नियम? ऑप्शन है आपका ए विद्युत अपघटन से, बी गैसों के दाब से, सी विद्युत विच्छेदन से, डी विद्युत प्रसार से। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन से, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग, ठीक है, किसके लिए किया जाता है? ए हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करना, बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, सी किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42, विद्युत घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ए प्रतिरोध कम होता है, बी गलनांक कम हो, सी विशिष्ट घनत्व कम हो, डी चालकत्व आप कम हो। ऑप्शन बी गलनांक कम हो। बी गलनांक कम हो, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। ए न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, बी उच्च प्रायिकता प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, सी उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, बी न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। बिल्कुल सही है, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के द्वारा इसको पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, और 44 क्वेश्चन कह रहा है आपका, बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, ठीक है। अब क्या है, बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबने देखा होगा कि बिजली का जो बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज लगा होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा कथन सही है? ए यह मेन स्विच के साथ समानांतर में संयोजित होता है, बी ये मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है, सी इसका गलनांक निम्न होता है, इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। ऑप्शन सी इसका गलनांक निम्न होता है। इसका गलनांक जो है निम्न होता है, इसीलिए जो है इस सभी में लगा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 45, और 45 क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए संचारण के विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, बी वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सी सर्किट के प्रवाह होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, डी विद्युत तार को अधिक गर्म करने होने से बचाने के लिए। ऑप्शन सी सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। बिल्कुल सही है। फ्यूज तार का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है, ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। बिल्कुल सही आंसर है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का जो सिद्धांत है विद्युत के का ऊष्मीय प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, ए टिन और निकल की मिश्र धातु से, बी लेड और लोहे की मिश्र धातु से, सी निकल और लेड की मिश्र धातु से, डी टिन और लेड की मिश्र धातु से। ऑप्शन डी टिन और लेड की मिश्र धातु से। बिल्कुल सही है, टिन और लेड की मिश्र धातु से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 48, एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? ए मोटा तार उच्च गलनांक की मिश्र धातु कम लंबाई, बी मोटा तार निम्न गलनांक की मिश्र धातु अधिक लंबाई, सी कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु, डी अधिक लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार। ऑप्शन सी कम लंबाई निम्न गलनांक की मिश्र धातु पतला तार। बिल्कुल सही आंसर है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? ए कॉपर, बी आयरन, सी लेड, डी टंगस्टन। ऑप्शन डी टंगस्टन। ऑप्शन डी टंगस्टन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि ए बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, बी बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस सामग्री होती है, सी बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है,
बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है? ऑप्शन ए, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी प्रवेश करती है। क्योंकि बल्ब के अंदर प्रवाह होती है और जो है उसके अंदर जैसे ही बल्ब फूटता है एकदम से वायु घुसती है, इसलिए बहुत तेजी से आवाज होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 51 है, बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? ए, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, बी, बल्ब के फूट जाने को रोकने के लिए, सी, अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। इसके उपचयन को रोकने के लिए इससे हवा निकाल दी जाती है। अगर इसमें हवा नहीं निकाली जाएगी तो ये हवा से उपचयन कर लेगा और क्या होगा, उससे अपचयन करने के बाद में बल्ब का टंगस्टन खराब हो जाएगा जो उसमें वो लगा होता है अंदर, और बल्ब बेकार हो जाएगा। इसलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 52 है, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ए, उसमें रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, बी, वोल्टता की घट-बढ़ का उस पर असर नहीं होता है, सी, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, डी, उसकी रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती। ऑप्शन सी, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ट्यूब होती है, आपने देखा होगा, बड़ी जो ट्यूब होती है बिजली वाली, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा रोशनी क्यों होती है? क्योंकि वो जो है विद्युत ऊर्जा जो होती है उसमें लगभग पूरी तरीके से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो कि बिजली के बल्ब में नहीं होती है। इसलिए अब तो लोग एलईडी और यूज करते हैं, पहले बल्ब ही यूज हुआ करते। अब अगले चलते हैं प्रश्न की ओर। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका ए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, बी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है, सी, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है, डी, उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन डी, उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन डी, उच्च गलनांक होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि ए, इसके तार खींचे जा सकते हैं, बी, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है, सी, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, डी, उपयुक्त और सी दोनों के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त, बी और सी दोनों के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 55। 55 क्वेश्चन कहता है, ट्यूबलाइट में बे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट की बात करें तभी हमने बताया था, ट्यूबलाइट में लगभग लगभग हो जाता है। देखते हैं कितने परसेंट में होता है। ए, 30 से 40% में, बी, 40 से 50% में, सी, 50 से 60% में, डी, 60 से 70% में। ऑप्शन डी, 60-70% में। 60 से 70% में जो है प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, जबकि बल्ब में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 56, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का आधारित घरेलू उपकरण है। ए, ए, विद्युत हीटर, बी, विद्युत बल्ब, सी, विद्युत लाइट, ट्यूबलाइट, डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्युत, चाहे हीटर हो, विद्युत बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, ये सारी जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का आधारित घरेलू उपकरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। ठीक है, 100 वाट वाले विद्युत लैंप का मतलब बल्ब की बात हो रही है, पहले 100 वाट के बल्ब आते थे, उनका जो है एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। ठीक है, एक दिन में लैंप द्वारा कितनी कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो जो अगर आप घर पे 100 वाट का एक बल्ब जलाते थे, ठीक है, 12 घंटे लगा, 10 घंटे लगातार आपने जलाया, तो इसमें कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती थी? अब ऑप्शन है ए, 1 यूनिट, बी, 0.1 यूनिट, सी, 10 यूनिट, डी, 100 यूनिट। ऑप्शन ए, 1 यूनिट। 1 यूनिट बिल्कुल सही है। आप लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये है कि अगर आप एक 100 वाट का बल्ब अगर दिन में 10 घंटे जलाते हैं, तो मतलब है आपने 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी। अगर आप 10 बल्ब जला रहे हैं अपने घर में, तो समझ लो आपने 10 यूनिट जो बिजली है वो सिर्फ 10 घंटे में खर्च कर दी। अगला क्वेश्चन है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपए की प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? ए, 5 रुपए, बी, 10 रुपए, सी, 25 रुपए, डी, 50 रुपए। ऑप्शन ए, 5 रुपए। ऑप्शन ए, 5 रुपए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, तो फिर से समझ लीजिए। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, ठीक है, तो हमने पहले बताया था कि 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट बिजली का भार बिजली खींचेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, अब बिजली भी 5 रुपए की 1 यूनिट मिल रही है, तो विद्युत खर्च कितना होगा? तो जब वाट ने 1 यूनिट खाया और 1 यूनिट की दर जो थी 5 रुपए थी, तो खर्च कितना होगा? 5 रुपए ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 59 पे, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ए, विभवांतर की, बी, विद्युत शक्ति की, सी, विद्युत ऊर्जा की, डी, विद्युत विभव की। ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा की।
विद्युत ऊर्जा की, किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ये, जो आपका बिल आता होगा तो आप उसमें देखें, उसमें लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है 60, विद्युत बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? जो बिजली की खपत करते हैं आप लोग, ठीक है, अब बिजली का बिल आता होगा आपके घर पे, ठीक है, तो इसका मापन कैसे होता है, किस पे आधारित होता है? एक वोल्टेज पे, सी वोल्टेज, एक वॉटेज पे, दो वोल्टेज पे, तीन ओम पे, चार एम्पियर पे। ऑप्शन ए, वॉटेज पे। वॉटेज पे, बिल्कुल सही है ऑप्शन। अगला जो है वॉटेज का मतलब यहाँ पे वाट से है, ठीक है, कितने वाट आपने खर्च कर लिया, ठीक है, तो वाट खर्च कर लिया मतलब किलो वाट में ही आती है, बिजली का बिल होता है आपका, लगे होंगे आपके यहाँ पे 1 किलो वाट का, 2 किलो वाट का, 3 किलो वाट का, देखा होगा आपने, घरों पर मीटर चेक कीजिए तब आपको पता चलेगा कि कितने किलोवाट का आपके यहाँ पे वो है। ठीक है, तो निम्नलिखित कूटों में कौन कौन सा एक उत्तर चुनिए? ए केवल एक वॉटेज, ठीक है, तो इसका जो है केवल एक मतलब जो वॉटेज है वो सही हो जाएगा, ठीक है। वाट से मतलब है बाट से, वॉटेज से मतलब है बाट, बाट से जो घर बाट आते हैं, किलो वाट बाट वो उसके। अगला क्वेश्चन 61 है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले, ठीक है, तो बिजली का खर्च होगा, तो ए पहले बता चुके हैं, 0.1 इकाई, बी 1 इकाई, सी 10 इकाई, डी 100 इकाई। ऑप्शन बी, एक इकाई। एक इकाई, एक इकाई, इसको यूनिट को हिंदी में इकाई भी बोलते हैं, इसीलिए इसको एक इकाई बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 62, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? ए ग्राहम बेल ने, बी लॉर्ड लिस्टर ने, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, डी आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका त्वरित चालक का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन 63 है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं, ए लोहे के, बी एल्यूमिनियम के, सी तांबे के, डी इस्पात के। ऑप्शन सी, तांबे के। ऑप्शन सी तांबे के, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है निज कथन है और इसका कारण है, तो कथन क्या है? कथन है आपका, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। अब इसका कारण, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। अब कूट पढ़ रहे हैं, आप उसमें बताना है कि कौन सा सही है, कथन सही है या कारण सही है। ए ए तथा आर दोनों सही है और आर एक की सही कारण है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। ठीक है, तो पहला कथन क्या था? त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ठीक है, और ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो पहला कथन सही था, ये भी बात सही है, और दूसरी बात भी सही है, ठीक है, और जो दूसरी बात है, जो कारण है, वो कथन के लिए सही कारण है। अगला क्वेश्चन 65, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा कि बिजली के बल्ब जो आते हैं उसके अंदर जो तंतु लगा होता है उसमें भी धारा प्रभावित हो रही है, ठीक है, लेकिन वो तो चमकने लगता है, घर में रोशनी आ जाती है, और बाकी जो तार हैं घर में वो नहीं चमकते हैं, उनसे कोई रोशनी नहीं आती है। घर में इतने सारे तार लगे होते हैं, सारे चमके तो कितनी रोशनी हो, क्यों है ऐसा, क्यों है? अब कारण आप बताइए। ए तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है। बी तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है। सी तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। डी धारा प्रवाहित करने में से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है। ऑप्शन सी, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। हाँ, तंतु का जो प्रतिरोध है तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए तंतु जो है वो चमकता है, जबकि जो बाकी तार हैं वो नहीं चमकते हैं क्योंकि उनका प्रतिरोध जो है कम होता है। कम होता है, इसी वजह से। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ए सल्फर, बी सिलीनियम, सी ब्रोमीन, डी फास्फोरस। ऑप्शन बी, सिलीनियम। सिलीनियम बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, ये विद्युत का जो है, विद्युत का मंद चालक नहीं है सिलीनियम, बाकी ये सारे सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, फास्फोर हो गया, ये सारे मंद चालक हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क बैटरी। शुष्क बैटरी जो टॉर्च वगैरह में डालते हैं उसको शुष्क बैटरी बोलते हैं। में निम्नलिखित में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, डी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। बिल्कुल सही है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इन दोनों का जो है शुष्क बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन 68 की तरफ चलते हैं हम लोग, और जो है 68 आपका कह रहा है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली
प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में कौन सा अंकित होता है? ए 220 के, बी 273 के, सी 6500 के, डी 9000 के। ऑप्शन सी 6500 के। 6500 के बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर, ठीक है, के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? ए 10 की घात 2 ओम, बी 10 की घात 4 ओम, सी 10 की घात 6 ओम, डी 10 की घात 8 ओम। ऑप्शन सी 10 का 6 ओम। 10 की घात 6 ओम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए यूरेनियम। यूरेनियम, ये सब आप लोगों ने सुना भी होगा। जहाँ पे विद्युत बनाई जाती है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 71, माइका क्या है? ए ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, बी ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, सी ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, डी ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। ऑप्शन ए ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक। जो माइका होती है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन है जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का प्राप्त सामान्यता होता है। जो विद्युत का बल्ब हो रहा है उसमें जो तंतु होता है अंदर, जो पहले जो चलते थे, उनका जो तापमान कितना होता है सामान्य, तो क्या ताप होता है? ए 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, बी 500 डिग्री सेल्सियस, बी 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, सी 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस, डी 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी 3 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। देखो दोस्तों, कितना कितना उसका ताप इतना ज्यादा होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा होता होगा, छूते ही क्या होगा समझ लो, हाथ जल जाए पूरा। अगला क्वेश्चन है 73, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ए वोल्टेज, विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर। ऑप्शन बी विद्युत धारा। विद्युत धारा, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा नाम मापती है। अगला क्वेश्चन है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए आपने देखा होगा ना, ऊपर उपग्रह जाते हैं, जो उपग्रह जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऊर्जा चाहिए चाहिए, बिना ऊर्जा के कैसे चलेगा? बिना ऊर्जा के तो अंदर इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें थर्मोपाइल होता है, कि सौर सेल होता है, डायनेमो होता है, या ऑप्शन डी लघु नाभिकीय रिएक्टर होता है। ऑप्शन बी शॉर्ट सेल। बी सौर सेल होता है। ये सौर सेल से चार्ज होके पूरा जो है कृत्रिम उपग्रह काम करता रहता है सौर सेल से। अगला क्वेश्चन 75 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? ए डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, डी इंडक्टर। ऑप्शन सी विद्युत मोटर। ऑप्शन सी विद्युत मोटर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है? ए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी श्वसन द्वारा, डी उद्भेदन द्वारा। ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 77, एकीकृत परिपथ प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? ए कैल्शियम की, बी कार्बन की, सी सिलिकॉन की, डी जिरकॉन की। ऑप्शन सी सिलिकॉन की। सिलिकॉन की बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं? ए इन्वर्टर, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफार्मर, डी ट्रांसमीटर। ऑप्शन बी रेक्टिफायर। ऑप्शन बी रेक्टिफायर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 79, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? ए एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी डीसी वोल्टेज को उपचयन करने के लिए, डी एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन डी एसी वोल्टेज को उपचयन प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, और क्वेश्चन नंबर 80 कहता है आपका विद्युत नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है? ए सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, बी सोडियम वाष्प तथा नियॉन, सी तारा वाष्प तथा आर्गन, डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। ऑप्शन सी पारा पास तथा आर्गन। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए? ए आधार सिरे से, बी सजीव सिरे से, डी सी उदासीन सिरे से, डी किसी भी सिरे से। ऑप्शन ए आधार सिरे से। आधार सिरे से बिल्कुल सही है। 3 पिन वाले जो प्लग होते हैं उनमें सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
82 एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में कौन सा कथन सही है? ए, प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, बी, दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, सी, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, सी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन सी, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में जो है रेजिस्टेंस अधिक है। जब बताया था जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतनी ही अधिक जो है प्रकाश देगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा मतलब KWH, किलोवाट पर आवर, ठीक है, का मान होता है ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, बी 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, सी 10 जूल, डी 10 जूल। ऑप्शन ए 3.6 मल्टीप्लाई 10 के बाद 6 जूल। बिल्कुल सही है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। अगला है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक प्रयोजन क्या है? ए, करंट के प्रवाह को कम करना, बी, करंट के प्रवाह को बढ़ाना, सी, प्रतिरोधकता को कम करना, डी, वोल्टेज को क्षणिक कम करना। ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकता को कम करना। प्रतिरोधकता को कम करना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? ए, तापमान, बी, दाब, सी, दैर्घ्य, डी, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र। ऑप्शन बी, दाब। दाब बिल्कुल सही ऑप्शन है। चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब जो है स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन जो है 86, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ए, अतिचालक, बी, अर्धचालक, सी, चालक, डी, रोधी। ऑप्शन ए, अधिचालक। अतिचालक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, बढ़ता है। बिल्कुल सही है, अगर किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, ए, कम दाब पर, बी, अधिक दाब पर, सी, नियॉन और पारा, डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, कम दाब पर। कम दाब पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 89, और 89 क्वेश्चन आपका कह रहा है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, ए, एम्पलीफायर, बी, रेगुलेटर, सी, स्विच, डी, रेक्टिफायर। ऑप्शन बी, रेगुलेटर। आपने देखा होगा कि पंखे हम लोग रेगुलेटर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी गति को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। 89 के बाद हम लोग चलते हैं 90 पे, और 90 क्वेश्चन आपका कह रहा है एमसीबी। आपने देखा होगा घर में सभी के अंदर एमसीबी लगी होती है। एमसीबी जो लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट, लघु पतन क्या होता है? लघु पतन होता है शॉर्ट सर्किट जो घर में हो जाते हैं, के मामले में विद्युत को पूर्ति को काट देता है। ठीक है, काम करता है, कैसे काम करता है ये? ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, बी, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, सी, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, डी, धारा के तापन प्रभाव पर। ऑप्शन डी, धारा के तापमान प्रभाव पर। धारा के तापन प्रभाव पे काम करता है। जैसे ही इसका ताप बढ़ जाता है, ये तुरंत जो है एमसीबी नीचे गिर जाती है और आपके पूरे घर की बिजली कट हो जाती है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है वैसे ही ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? ए, 1 जूल, बी, 1 जूल पर कूलाम, सी, 1 न्यूटन प्रति कूलाम, डी, 1 जूल प्रति न्यूटन। ऑप्शन बी, 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, 1 जूल प्रति कूलाम जो है 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 92, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब ए, ये सिकुड़ता है, बी, ये फैलता है, सी, इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, ये फैलता है। ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो एक मशीन है, सबको पता है, जिसका काम है, ये भी पता होगा, फिर भी बता दो। ए, उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करता है, बी, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक धारावाही चालक संबंधित है, ए, चुंबकीय क्षेत्र से, बी, विद्युत क्षेत्र से, सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, डी, स्थिर वैद्युत क्षेत्र से। ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ए, एमीटर, बी,
पोटेंशियोमीटर, सी वोल्टामीटर, डी ओम मीटर। ऑप्शन डी, ओम मीटर। ओम मीटर बिल्कुल सही है। ये विद्युत प्रतिरोध को मापता है। तो इसी के साथ जो है विद्युत चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको क्या पढ़ना है उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा दें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपके पास सब कुछ पहुंचता रहे। तब तक अध्यापक ऑनलाइन से जुड़े रहें। धन्यवाद।